1993 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बन गया, बजट पास हो गया और चल रहा है। उसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन अभी 95 तक ले आता हूं। 1995 में सरकारें कैसे काम कर रही थी और आप 100 करोड़ लोग सो रहे थे। 1995 के अंदर वक्फ बोर्ड, वक्फ प्रॉपर्टी बिल आ गया, वो भी बिल बन गया। और 2006 में सरकार जैसे ही उनकी आई, तत्काल तौर पे उन्होंने देश में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री घोषित कर दी। और फिर क्या किया, 2013 में जाते जाते वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट को भारत की संसद ने पास कर दिया। उसमें क्या क्या है ये सोच के मैं कहता हूं, काशी के वासियों, आपकी आवाज ज्यादा है, आप समझदार लोग हैं, छोटा मोटा एमपी नहीं चुनते हैं, आप जिसे चुनते हैं वो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। मैं तो सिर्फ बता सकता हूं, जिम्मेदारी आपकी है। वो बीच बीच में मिलने आते हैं, उन्हें याद दिलाइए, राफेल से देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ा जा सकता है, लेकिन इस देश में एक थर्ड फ्रंट है जो इस देश को अंदर से लड़ रहा है। उसके लिए राफेल की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपकी जरूरत है। जो कानून 1995 में बना, उसे 2013 में संसद ने जब पास किया, उसकी एक ही धारा को बताता हूं। वक्फ प्रॉपर्टी लॉ जो एक्ट बना, उसके सेक्शन 40 में क्या लिखा हुआ है, आप सब जाइएगा, दोबारा से देखिएगा, मेरी बात को सिर्फ रेफरेंस में ले लीजिएगा, अपनी मर्जी से पढ़िएगा। सेक्शन 40 यह कहता है कि अगर ये काशी विश्वनाथ में जहां भोले बाबा बैठे हुए हैं, अगर वक्फ जो बोर्ड है वो कल जाकर के ये कहे कि ये जगह वक्फ बोर्ड की है, तो भारत की पार्लियामेंट ने वक्फ कानून को इतनी ताकत दी है कि उसमें लिखा हुआ है कि वो जो वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें जो वक्फ बोर्ड है, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए जो लोग हैं, उनको ये ताकत दी गई है कि वो डिस्ट्रिक्ट, दे विल इंस्ट्रक्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू वैकेट दिस प्लेस इमीडिएटली एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज टू कंप्लाई द ऑर्डर। उसके अंदर 40 सेक्शन ये कहता है, आप कुछ भी कहते रहिए, आप कहिए ऐसा था वैसा था, आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो वक्फ बोर्ड के जो जोकर हैं उनके आदेश को मानना लाजमी है। ये संसद ने पास किया और आप कहेंगे कि ये नहीं खाली करेंगे, आपको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। ये कानूनी अधिकार है और आपको अगर अपील करनी है तो उसी वक्फ बोर्ड के कानून के तहत आप उनके अंदर जाके कहें, यानी जो आपके कातिल हैं उन्हीं से जाकर आप अपना जजमेंट रखें कि साहब इसे छोड़ दीजिए। बाद में फिर कभी हाई कोर्ट देखेगा, जीवन भर कभी मिलने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे इस देश में कानून बना दिए गए हैं। इसलिए आप एक मानसिकता को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं इस मानसिकता को जस्टिफाई करने के लिए अपनी बात करता हूं। यह हुआ, देश में चर्चा नहीं हुई। यह इसलिए नहीं होती चर्चा कि इस समाज को उन बातों में उलझा के रखो जो इससे कंसर्न नहीं है, जो इसके कंसर्न है उसको और उलझा दो, आपका ध्यान उधर जाए ना। इसलिए आप उन 5 सालों के बाद से लगातार इश्यूज देखिए देश में क्या हुए और आज क्या हो रहा है। एक सरकार ने संसद में जो लोकतंत्र के तरीके हैं, जो मापदंड हैं, उसके तहत कोई कानून बनाया, पुराने कानून में अमेंडमेंट छोटा सा किया और उसको पास करके जब लागू किया तो इस देश में 25 से 30 करोड़ मुसलमानों को लगा। वो इसलिए नहीं डर रहे थे कि सीए की डेफिनेशन समझ में आ गई थी, वो सीए के खिलाफ क्यों बैठे थे, आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा। उनको सीए समझ में नहीं आया था, ऐसा नहीं है, वो ये समझ गए थे कि सीए तो समझ में आ गया है। उन्होंने कहा ये शुरुआत हो गई है, इसलिए इतना डरा दो सीए के कि दोबारा कोशिश ना करे कि एनआरसी लेके आए।
वो अपने एजेंडे को, अपने मकसद को जानते हैं, इसलिए एक ऐसी बात पे वो बैठे जिन्हें मालूम था कि ये गलत बात है, इसमें उनका बैठना जायज नहीं था, लेकिन फिर भी वो कामयाब हो गए। और आप वक्फ प्रॉपर्टी की बात ही ना करें, उस एक्ट की बात ही ना करें, कभी सोचे ही ना उसके बारे में। भारत की जो धरती है, जो सरकारी आंकड़ा कहता है, उसमें सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है। इसलिए जरा यहां से बैठिए, कौन सा वो स्टेशन है, मडीहा क्या है, मडवाड़ी। आपसे एक शिकायत है, मडवाड़ी स्टेशन का नाम है ना जी? जी देखिए, मैं यही कह रहा हूं, आप उन लोगों में से हैं सर, अन्यथा मत लीजिएगा, कि सरकार आपकी मदद भी कर दे तब भी आप चिंता नहीं करना चाहते। क्या सरकारों के किसी गजट में लिखा है कि दिल्ली की 57 सड़कों का नाम मुगलों के नाम पे रखा जाएगा, लेकिन चल रही है? आपके यहां तो सरकार ने गजट लगा दिया, एक दिन जाइए काले रंग से पोत के वहां बनारस लिख दीजिए। क्या आपको करना है? आपको अपने जिंदा होने का मिसाल देनी है। आप चाहते हैं सरकार कानून भी बदले, फिर सरकार पीले रंग से पेंट भी करे। कहिए कि सरकार ने कानून पास कर दिया है, इसका नाम बदल गया है, 50 लोग जाएंगे, इसका नाम आज ही बनारस रखो। ये क्यों? ये भी सरकार करेगी? मैंने वही कहा कि आप सिर्फ चाहते हैं हर काम सरकार करे, इसलिए कानून बना के सब कुछ ठीक होगा, ये भी होने वाला नहीं है। जो चैतन्य समाज होता है वो बगैर कानून के भी अपनी बात मानवा लेता है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ चीजें हो जाएंगी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जब तक आपके अंदर चेतना नहीं है। लिहाजा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, जो 1976 में भारत का संविधान झूठे मक्कारी के तौर पर दुनिया का एकमात्र पहला संविधान है, जिस संविधान का प्रियम्बल, जो पहला पेज है, ये बातें मुझे लगता था कि समाज से उठ के आनी चाहिए थी, लेकिन इन बातों की पूरी ताकत से मैं कहता हूं इसलिए कि शायद आप उसको काउंटर चेक करें और इन बातों को चर्चा में लाएं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में शब्द सेकुलर नहीं था। दिसंबर 1948 की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जितनी भी बहस हुई है उसको पढ़ लीजिए। अंबेडकर से ज्यादा ईमानदार लीडर नहीं पैदा किया भारत ने। हम किसी का सरनेम देख करके उसे अच्छा और बुरा तय नहीं कर सकते। जिस दिन हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाएगा, ये विद्वान है, इसने देश को नहीं राष्ट्र को बचाने का काम किया होता, तो आज कुछ और ही दिन होता। अंबेडकर ने कहा कि भारत की सभ्यता हजारों, ये डिबेट का हिस्सा बता रहा हूं, ये मेरी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता हजारों साल पुरानी है, यहां लोग आते हैं, बसते गए, अपने मतों को मानते हैं, यहां किसी को रोका नहीं गया। भारत को सेकुलर शब्द की जरूरत ही नहीं है, ये भारत के समाज की नसों में घूमता है। लेकिन नहीं माना और 76 में सेकुलर शब्द डाल दिया गया आपके संविधान में, और जिन्होंने डाला 1993 में उन्होंने उसे कम्युनल बना दिया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बनाकर। 50,000 पारसी हैं, 1.5% सिख हैं, बौद्ध हैं, अब उसमें जैन जोड़ दिया है, 3.5% आपके पास वो हैं क्रिश्चियंस हैं, और 19% मुसलमान हैं। यूएनओ की परिभाषा कहती है कि जो टोटल पॉपुलेशन होगी उसका 1.5% लोग माइनॉरिटी माने जाएंगे। हमारे देश में 22% लोग जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं, और 22, 25, 30 करोड़ हैं, उन्हें डर लगता है, लेकिन 50,000 पारसियों को डर नहीं लगता। ये भारत के सेकुलर भारत के अंदर ये कम्युनल एजेंडा कैसे चलेगा? इसके खिलाफ जिस दिन 5 करोड़ लोग दिल्ली में बैठ जाएंगे, उस दिन 24 घंटे में हट जाएगा। लेकिन ये लड़ाई आप सिर्फ बातों से और फेसबुक पे लड़ना चाहते हैं। लोग अपने एजेंडे से जो आने वाले खतरे हैं उसके खिलाफ 90 दिन तक सड़कों पे बैठ सकते हैं। आप राष्ट्र के सामने जो खतरा है, आप उसके लिए एक दिन भी नहीं बैठते। सिर्फ अब अभी कोई धरना दे दिया जाए कि सबकी तनख्वाह 10-10 हजार रुपए बढ़ेगी, हम सुबह से शाम तक बैठेंगे। माफ कीजिएगा,
कुछ मुद्दे राजनीतिक होते हैं, कुछ मुद्दे राष्ट्रीय होते हैं। ये जितने पाप हैं, अगर समय रहते ये नहीं हटे तो कश्मीर इस देश में 500 से ज्यादा बन चुके हैं। औरंगजेब ने क्या किया मैंने नहीं देखा, कितने ब्राह्मणों का जनेऊ इकट्ठा किया और शाम में फिर वो तोलता था उनको, ये मैंने नहीं देखा। मैंने 1990 अपनी आंखों से देखा। 2500 कश्मीरी हिंदू रेप मर्डर हुआ, बच्चों को उछाल उछाल के मारा गया इसी आजाद भारत में, जब देश में बड़े बड़े महान महान प्रधानमंत्री थे। कोई बोला नहीं। 5 लाख से ज्यादा लोग कश्यप ऋषि के वंशज अपनी धरती से चले गए। उनको भी बड़ा यह गुमान था, हम तो सदियों से साथ रह रहे हैं, कभी कुछ होगा नहीं। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। मेजॉरिटी का मतलब भीड़ नहीं होता है। मेजॉरिटी 5 लोगों की भी हो, अगर वो यहां से ठीक हो तो 500 लोग भी डरते हैं। इसलिए कश्मीर, पूरा बंगाल, पूरा आसाम, पूरा केरला आपकी रिट नहीं चलती है। आपको बड़ी गलतफहमी है कि पूरा देश हमारा है, चलती नहीं है। 2011 का सेंसस बताता है, अगले साल होने वाला, इसी साल होगा सेंसस। 2011 के सेंसस में भारत के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में आ चुका है। वो माइनॉरिटी में नहीं है तब भी माइनॉरिटी में हो गए हैं। आप मेजॉरिटी में होते हुए भी माइनॉरिटी में हो रहे हैं। ये चर्चा पब्लिक में नहीं होती। इसलिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का जो सबसे बड़ा फ्रॉड है, जिसे आप लोगों को वो 80 घाट की चाय की दुकान के ऊपर जो भी जाए इसका जिक्र 5 बार अपने आने वाले साथियों से करें। ये चर्चा बननी चाहिए, ये पब्लिक में जानी चाहिए। ये मेरा तेरा ब्राह्मण ठाकुर बनिए का मामला नहीं है, ये भारत राष्ट्र का मामला है। आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बना करके करोड़ों रुपए का फंड यहां दिया। भारत के संविधान में रिजर्वेशन का प्रोविजन हुआ। अंबेडकर जी का उस पर कमेंट है कि मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन अगर ये दे भी दिया जा रहा है किन्हीं कारणों से तो अभी 10 साल से ज्यादा नहीं देना चाहिए। एक तरफ संविधान आ गया, उसी संविधान में कहा कि मजहब के आधार पर किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो देखिए सरकारों ने कैसा शातिरपने का खेल खेला, और आपकी खामोशी और आपकी निंदा में करोड़ों करोड़ों रुपए का फंड है। हर साल सरकारें आती हैं और अपने सेकुलरिज्म को साबित करने के लिए उसमें एक्स्ट्रा फंड देती हैं। 50,000 पारसियों ने आज तक एक पैसा नहीं लिया, 1.5% सिखों ने एक पैसा नहीं लिया, जैनों ने पैसा नहीं लिया, बौद्धों ने नहीं लिया। जो सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हिंदुस्तान में मुसलमानों की, वो पूरा फंड खाती है। दूसरा जघन्य अपराध इसी से मिला हुआ है। आप जरा सोचिए तो कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का पैसा जो मेरे आपके टैक्स से सब जाता होगा, उसका एक बजट बनता है। लेकिन कमाल क्या किया, देखिए ये कितनी खामोशी से किया कि इस पे कभी बात ही नहीं हुई। कम से कम मैं समझता हूं जो बौद्धिक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी समाज है, चर्चा तो कर सकते हैं, राजनीति में क्या होता है नहीं होता छोड़ देते। फिर स्टेट के अंदर माइनॉरिटी कमीशन बना, और स्टेट के माइनॉरिटी कमीशन का अलग से बजट है। तो यह समझ में आया कि शायद स्टेट का जो माइनॉरिटी कमीशन है वो कुछ और करेगा, लेकिन उसमें भी ये क्या फ्रॉड कर रखा है कि जो 9 राज्य हैं, जिसमें लक्षद्वीप है, कश्मीर है, पंजाब है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, ये कुल मिला के 9 है। लक्षद्वीप की पॉपुलेशन 97.5% मुसलमान है, लेकिन लक्षद्वीप के माइनॉरिटी कमीशन ये कहता है कि नहीं, ये जो 2.5% हिंदू है ये मेजॉरिटी है, ये माइनॉरिटी है। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर यह तय हुआ था कि माइनॉरिटी कौन है और मेजॉरिटी कौन है। तो मेरे पैसे से पहले तो यहां से रफीक भाई को पैसा जाए, और फिर मेरे पैसे से राज्य के से भी उसी रफीक को पैसा जाए। तो मैंने क्या बड़ी जाति में जन्म ले लिया है तो कोई पाप कर दिया क्या? मेरा काम टैक्स देने ही रह गया क्या? मेरा काम कानून को मानने ही रह गया क्या? अराजकता फैलाना कुछ लोगों का ही काम है, तो जो अराजकता फैलाएगा, जो गुंडागर्दी करेगा, सरकारें और कोर्ट उसकी सुनेंगी। अगर यही बेसिस है तो कुछ दिन के लिए बिगड़ जाएंगे, कुछ नहीं। अगर बिगड़ने से भी राष्ट्र बचता है तो बिगड़ने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए इन मुद्दों को उठाइए। सड़क कब बनी, कैसी बनी, ये हवाई जहाज उतरते रहेंगे, गिरते रहेंगे, ये सिलसिला हजारों साल से चल रहा है, चलेगा। इसलिए आखिर में आपसे एक ही बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं
कि काशी के लोगों, चीफ जस्टिस साहब वो अब चीफ जस्टिस नहीं रहे, रिटायर हो गए और उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। जो लोग भगवान राम के बारे में कह रहे थे कि वो काल्पनिक हैं, वो रिटायर होने के बाद पुरी के मंदिर में भी दिखाई दिए मुझे, महाकाल में भी नजर आएंगे। लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ वो सिर्फ इतनी भर है कि आप अपने अंदर के डर और कायरता को निकाल दीजिए। मुझे बड़ी सारी थ्रेट आती हैं और सुबह से लेकर रात तक 10 बार मेरा मर्डर हो चुका होता है, मैं फिर जिंदा हो जाता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि डर में इस बात का एहसास करता हूँ, ईमानदारी से बहुत साधारण परिवार का आदमी हूँ। दिल्ली में मेरे पास अपना मकान भी नहीं है, न मेरे पास कोई गाड़ी है। सिकंदर रिजवी जैसे लोग कभी कभी बिठा देते हैं गाड़ी में, तो एहसास होता है कि गाड़ी वालों से दोस्ती है। लेकिन एक बदलाव मैं देखता हूँ, जिस दिन भी आपके अंदर लालच समाप्त हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं मार सकती, कोई नहीं मार सकता। इसी आवाज में, इसी बुलंद आवाज में, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे रामपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, मैं जब रामपुर में भाषण देकर निकला था, उसके 3 महीने बाद एक मौलवी साहब बड़े परेशान थे, बोले निकल गया साला इस बात था। मैंने कहा दोबारा फिर आऊँगा, फिर निकल जाऊँगा। ऐसा नहीं है, ये लालच आपको कायर बना देगा और कायर परिवार कभी राष्ट्र के निर्माण में काम नहीं कर सकता। इसलिए आप कुछ भी करें, जो भी करें, जिस भूमिका में करें, आप तय करें। मैं कोई नहीं होता आपको बताने वाला क्या करना चाहिए। और ऐसे ऐसे मूर्खों से भी अपने आप को अलग रखें कि जब दरवाजे पे AK-47 लेके कोई खड़ा हो तो यकायक कोई आपके पास आए कि हमें पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए। ऐसे बहुत महामूर्ख इस देश में घूम रहे हैं, वो आपको भटकाते हैं, वो आपके अंदर खुशाक नहीं पैदा करना चाहते, क्योंकि उनकी दुकान भी आपके कायम रहने में चलती है। आप तय करें कि आपका हीरो सावरकर होगा, शिवाजी होगा, सुभाष चंद्र बोस होगा। इसलिए अभी कटक में मैंने बोला है, मैं आपके बीच में इसलिए बोल रहा हूं कि इस बात को कम से कम हवा में तो उछालिए, एक बार अपनी मर्जी से उठा लिए, अपनी सामूहिक शक्ति को पहचानिए। ये जगह जगह चर्चा होने लगेगी, सत्ताओं के लोगों को खबर मिल जाएगी कि नंदी बहुत दिन तक मायूस नहीं बैठेगा। ध्यान रखना। इसलिए जज साहब से मैंने उस दिन भी कहा था, जब ये फैसला आया था, मैंने कहा, जज साहब ने कहा यह सौहार्दपूर्ण फैसला है। मैंने कहा जज साहब, अगर इस देश में परमानेंट सौहार्द करना है तो लगे हाथ काशी और मथुरा का फैसला भी लीजिए। अगर ये सौहार्द रखना है और आप चाहते हैं कि ये वक्ती सौहार्द पैदा हो, इस देश के लोग जागरूक हो जाएंगे, अपने हाथ तय कर लेंगे, आपके फैसले की जरूरत नहीं होगी, सड़कों पे फैसले ना होने लगे। ये इस देश की कानून व्यवस्था और सत्ता में बैठे हुए लोगों को याद रखना चाहिए। जिस दिन भी इस समाज के 5% लोग बिगड़ गए, जो लोग बहुत कहते हैं ये कायर है, ये कायर है, ये कायर किसी दिन समझदार हो गया तो 15 मिनट का टाइम मांगने वाले नजर नहीं आते। आप सब मेरी बात को धैर्य के साथ सुनिए। आप मेरी बात से किसी बात पे भी आपकी कोई दो राय हो, कोई मैंने गलती की हो बोलने में, मैं सामूहिक तौर पे मेरा ईमेल एड्रेस है, आप उस ईमेल एड्रेस पे मैंने जो भी कुछ अभी बोला है उसके सिलसिले में कोई भी अगर आपको कोई डॉट बराबर भी तथ्यों में, डेट में, रेफरेंसेस में गलत लगता हो, आपको पूरा अधिकार है। मैं आपका अपना हूँ, आपके बीच में हूँ। मैं ये भाषण ताली बजवाने के लिए, मैं ये भाषण कोई शौहरत पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरी रात 2 बजे हो, 1 बजे हो, 4 बजे हो, आप मुझे ईमेल करके कहें कि ये जो बात आपने कही थी ये गलत कही थी, या ये रेफरेंस नहीं मिल रहा है, या ये किताब नहीं मिल रही है। जो हिंदुस्तान में किताबें नहीं मिली थी वो सभी मेरे पास है, चिंता मत कीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस है पुष्पेंद्र delhi01@gmail.com। पुष्पेंद्र delhi01
pushpendra@gmail.com। मेरा वेरीफाइड पेज है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। मेरा ट्विटर हैंडल है पुष्पेंद्र AMU @पुष्पेंद्र AMU। आपको जिसमें आसानी हो आप मुझे लिख सकते हैं और खड़े होकर के मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन बोलने में कहीं कोई एरर हो गई हो, कोई 24 की जगह 25 बोला हो, वो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन बेसिक तथ्य जो है, जो मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करी, मैंने जो बताने की कोशिश की, वो ज़रूरी है। ये चीनी सस्ती हो गई, ये आलू बढ़ गए, ये किसान चले गए, ये दुनिया में सब जगह हो रहा है, लेकिन राष्ट्र महत्वपूर्ण है, देश बाद में है। देश की रक्षा के लिए सेनाएं हैं, बॉर्डर पे हैं, पुलिस है, जुडिशरी है, लेकिन ये जो थर्ड फ्रंट है, जिसे देश के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल रावत ने, जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के चीफ हैं, उन्होंने कहा था कि भारत 2.5 युद्ध से ग्रस्त है। एक पूरब में हो रहा है, एक पश्चिम में हो रहा है, और आधा इस देश के अंदर हो रहा है। इस देश को विदेशों से ज्यादा, इस देश में करोड़ों की तादाद में जिहादी आतंकवादी, इस देश को तोड़ने वाले माओवादी, इस देश में वामपंथ के नाम पे चलाने वाली दुकानें इस देश के लिए खतरा है। उसकी लड़ाई मुझे और आपको लड़नी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद कुलश्रेष्ठ जी। अलौकिक और अप्रतिम मुख्य अतिथि गुरुवर डॉक्टर पांडे जी, कैप्टन विजय साहब, इस समारोह के सर्वस्व बाबू संतोष कुमार सिंह और हाल में बैठे माँ शारदा के वरद पुत्र और पुत्री। बहुत कम शब्दों में मैं आपसे यही कहूँ कि पता नहीं कब शुरू किया और माननीय कुलश्रेष्ठ जी ने कब समाप्त कर दिया। इस हमने आचार्य शंकर को देखा नहीं, लेकिन आचार्य शंकर की वाणी और रूप के रूप में हमने अपने पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ को देख लिया। ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात तो यह है कि काशी के नागरिकों को एक पुनरुत्थान की दिशा में ले चलने के लिए और सच्चाई क्या है इस बात पर अमल कराने के लिए बाबू संतोष कुमार सिंह जी कटिबद्ध हैं। उनसे बहुत ही काशी का कल्याण होगा, काशी के नवयुवक आगे बढ़ेंगे। इस तरह से काशी का सौभाग्य पलटेगा, काशी को एक नई दिशा मिलेगी। हमारे यहाँ बताया गया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनोषदम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका इस समाज में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में कोई उपयोग न हो, लेकिन सही जगह पे उसके उपयोग की प्रासंगिकता है उसे विशिष्ट बनाती है। तो ऐसे मूल रूप में प्रतिष्ठितमान विद्यमान संतोष कुमार सिंह जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आए, क्योंकि बनारस तो हमेशा से जिंदा रहा है। जिसने भी छुआ वह स्वर्ण हुआ। सब कहें मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाश्मशान, मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। यहाँ की सादगी जानी चाहिए, अब ये परंपरा प्रवाहित होनी चाहिए। इसी क्रम में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं माननीय संतोष कुमार सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि आए, मंचस्थ और सभागार में विद्यमान लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करें। समाज की दशा आप समझ गए और दिशा मिल गई है बहुत स्पष्ट रूप से। सनातनियों अपनी ताकत को समझो और समझ करके अपनी सामूहिक शक्ति को इस तरह से संगठित करके आगे बढ़ो कि सरकारों को वो करना पड़े जो तुम चाहते हो। यही हमारे समाज की दिशा होनी चाहिए और इसी दिशा निर्देशन के लिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को बुलाया था। उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया, इसका सहृदय धन्यवाद। बहुत ही आभारी हैं हम उनका। और समस्त काशीवासियों से यही अनुरोध है कि एक सामूहिक शक्ति अपनी जो है, अब बिगड़ना है तो थोड़ा बिगड़ भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्र के हित में अगर बिगड़ना ही होगा तो बिगड़ के भी दिखाएंगे, लेकिन राष्ट्र को बचाएंगे। ये सभा आज यहीं पे रुकती है और अनवरत फिर आने वाले समय में ये गरिमा
हमारी जो संस्था है बराबर इस तरह के प्रोग्राम को कराते रहेगी और आप सभी सुधीजनों का आगमन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और काशी वासियों का सहृदय धन्यवाद। दोबारा कब आना है? बहुत जल्दी।